कैसे एक इतना बड़ा साम्राज्य जो मतलब लगभग पूरे हिंदुस्तान पर फैला था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये सवाल आज भी मतलब दिमाग में घूमता है। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो मुगल सल्तनत के पतन की कहानी बताते हैं। अंदर की दिक्कतें क्या थीं और बाहर से क्या हो रहा था। बिल्कुल, हमारा मकसद इस उलझे हुए जाल को सुलझाना है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और देखिए, इन दस्तावेजों को देखें तो एक तस्वीर साफ होती है। मुगल साम्राज्य एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर चोटी पर सम्राट, ठीक है। बीच की जो मजबूत परत थी वो थे अमीर उमरा, मतलब ऊंचे अफसर, और सबसे नीचे थी सेना। आज हम यही देखेंगे कि कैसे इस पिरामिड की एक एक परत में दरारें पड़नी शुरू हुई। तो फिर शुरुआत पिरामिड की चोटी से ही करते हैं, सम्राट से। और हमारे स्रोत तो साफ साफ इशारा करते हैं कि इस कहानी की शुरुआत होती है औरंगजेब से। हाँ, उनके दौर में साम्राज्य इतना फैल गया था कि उसे एक फूला हुआ गुब्बारा कहा गया है। बाहर से बड़ा और शानदार, पर अंदर से खोखला होने की कगार पर। बिल्कुल, औरंगजेब ने साम्राज्य को उसकी हदों से बहुत ज्यादा खींच दिया था। लेकिन जो बात इन दस्तावेजों में बार बार आती है वो है उनकी नीतियां। अच्छा। खासकर उनका धर्म को लेकर जो कट्टर रवैया था, उसने राजपूतों, सिखों, मराठों जैसे कई ताकतवर गुटों को सल्तनत का दुश्मन बना दिया। ये तो वही लोग थे जो पहले साम्राज्य का स्तंभ हुआ करते थे। बिल्कुल, और शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी दक्कन की लड़ाई। स्रोत तो इसे उनकी सबसे बड़ी भूल कहते हैं। हाँ, दक्कन का युद्ध एक कभी ना खत्म होने वाली जंग बन गया था। मराठों के खिलाफ ये लड़ाई सालों साल चलती रही। तो इसका असर सीधा खजाने पे पड़ा होगा। बिल्कुल, शाही खजाना खाली हो गया। लेकिन ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। जो बात ज्यादा अहम है वो ये है कि किसी भी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए लोगों का स्वैच्छिक समर्थन चाहिए होता है ना। हाँ, लोगों का भरोसा। औरंगजेब ने वही खो दिया था। जब राजा की नीतियां ही लोगों को दुश्मन बनाने लगे तो वो समर्थन खत्म हो जाता है। अच्छा, तो औरंगजेब ने एक तरह से सल्तनत की नींव को कमजोर कर दिया। लेकिन उनके बाद जो हुआ वो तो और भी कमाल है। उत्तर मुगल यानी बाद के बादशाहों की जो लिस्ट है वो शासकों की कम और किसी अजीब से शो के किरदारों की ज्यादा लगती है। ये कहने का एक तरीका है, पर इसमें सच्चाई भी है। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो उस विशाल ढांचे को संभाल पाता। वो या तो कमजोर थे या फिर उन्हें हुकूमत में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। बिल्कुल, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह बेखबर कहा जाता था। द क्लूलेस किंग। फिर आए मोहम्मद शाह रंगीला। उनका तो ज्यादातर वक्त जानवरों की लड़ाई देखने में गुजरता था। और अहमद शाह तो महीनों तक अपने हरम से बाहर ही नहीं आते थे। और यहीं पर हमें सिस्टम की सबसे बड़ी खामी दिखती है। स्रोत बताते हैं कि मुगल सल्तनत एक व्यक्तिगत तानाशाही थी। व्यक्तिगत तानाशाही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सब कुछ बादशाह के किरदार पर टिका था। अगर बादशाह मजबूत है तो साम्राज्य भी मजबूत होगा, लेकिन अगर बादशाह रंगीला जैसा हो तो पूरा ढांचा भरभरा कर गिर जाता है। तो जब बादशाह इतने कमजोर थे तो फिर असल में हुकूमत चला कौन रहा था? दरबार में एक पावर वैक्यूम तो बन ही गया होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी खालीपन का फायदा उठाया दरबार के ताकतवर अमीरों ने, और यहीं से कहानी में किंग मेकर्स की एंट्री होती है। किंग मेकर्स, बिल्कुल। मतलब राजा बनाने वाले। ये अमीर तय करते थे कि अगला बादशाह कौन बनेगा। हाँ, बिल्कुल। सैयद बंधु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने अकेले ही 4 अलग-अलग बादशाहों को 4 अलग-अलग बादशाहों को कठपुतली की तरह गद्दी पर बिठाया और उतारा। बाप रे, तो फिर तो वफादारी जैसी कोई चीज बची नहीं होगी। कहाँ से बचेगी? जब बादशाह ही अमीरों के हाथ की कठपुतली बन जाए तो हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है। और ये सब इसलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि मुगलों में कोई तय नियम नहीं था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, है ना? एकदम सही। हर बादशाह की मौत के बाद शहजादों में जो खूनी जंग होती थी, उसने इन किंग मेकर्स को और ताकत दे दी। हर लड़ाई साम्राज्य को और कमजोर करती थी। तो पिरामिड की चोटी यानी बादशाह तो पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। अब आते हैं बीच की परत पर, अमीर उमरा पर। अकबर ने तो मनसबदारी नाम का एक बेहतरीन सिस्टम बनाया था। फिर इस सिस्टम का क्या हुआ? समय के साथ वो सिस्टम भी पूरी तरह सड़ गया। पहली बात, ये वंशानुगत हो गया। मतलब अब पद काबिलियत से नहीं बल्कि बाप दादा के नाम पर मिलने लगे। हाँ, और दूसरी बात, ये ईरानी और तुरानी जैसे कुछ खास गुटों का एक बंद क्लब बनकर रह गया। अगर आप इन गुटों से नहीं हैं तो आपका ऊपर उठना लगभग नामुमकिन था। तो टैलेंट की कोई कदर नहीं रही। लेकिन इन अमीरों का रवैया कैसा था? क्या वो अब भी साम्राज्य के वफादार थे?
बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो सिपाही कम और दरबारी ज्यादा बन गए थे। उनका ध्यान जंग लड़ने से हटकर शान शौकत और दिखावे पर लग गया था। अच्छा। एक जगह तो ये भी लिखा है कि वो बहादुरी में नहीं बल्कि चापलूसी में एक दूसरे से मुकाबला करने लगे थे। और मुझे लगता है इसी से जुड़ा है वो जागीरदारी संकट जिसका जिक्र बार बार आता है। ये क्या था? सुने में तो ये कोई आर्थिक समस्या लगती है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट था। आसान भाषा में समझें तो मनसबदारों मतलब वेतन पाने वाले अफसरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन उन्हें वेतन के तौर पर देने के लिए जमीन यानी जागीरें उतनी ही थी। बिल्कुल, एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई थी। रुकिए, ये तो एक बुनियादी सप्लाई डिमांड की समस्या है। क्या उनके पास इसका कोई हल नहीं था? प्रशासन पूरी तरह से गुटबाजी का शिकार था। अच्छी जागीरों की कमी ने ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुटों के बीच एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। मतलब सब अच्छी जमीन के लिए लड़ रहे थे। हाँ, और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि अमीर अपने ही साम्राज्य के खिलाफ साजिश करने लगे। निजामुल मुल्क जैसे बड़े अमीर ने विदेशी हमलावर नादिर शाह से हाथ मिला लिया था। अपने ही साम्राज्य के खिलाफ? ये तो देशद्रोह हुआ। अगर अमीर उमरा ही ऐसा कर रहे थे तो सेना का क्या हाल होगा? सेना का हाल तो बहुत बुरा था। स्रोत तो मुगल सेना को एक सशस्त्र भीड़ कहते हैं। सशस्त्र भीड़? हाँ, इसके कई कारण थे। पहला तो ये कि सैनिक सम्राट से ज्यादा अपने मनसबदार के वफादार थे, क्योंकि तनख्वाह तो वही देता था। अगर मनसबदारी गद्दारी कर रहा है तो सैनिक क्यों लड़ेगा? और सेना की तकनीक का क्या? क्या वो समय के साथ पिछड़ गई थी? हाँ, वो पुरानी तकनीक इस्तेमाल कर रहे थे, पर उससे भी बड़ी समस्या थी सेना की रफ्तार। मुगल सेना जब चलती थी तो उसके साथ बाजार, औरतें, बच्चों का एक पूरा शहर चलता था। इससे उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती थी। तो इसका मतलब साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। एक कमजोर बादशाह, भ्रष्ट अमीर और एक नाकारा सेना। बिल्कुल, ये एक ऐसे सूखे पेड़ की तरह था जो बस एक धक्के का इंतजार कर रहा हो। और वो धक्का बाहर से आया? हाँ, बाहरी हमलों ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। हमारे दस्तावेज मराठों के उदय को शायद सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारक बताते हैं। उनकी लगातार जीतों ने मुगल साम्राज्य को एक तरह से मौत का झटका दिया। और ये स्रोत का नजरिया है ना? हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये उस वक्त के हालात को देखते हुए उनका विश्लेषण है। मराठों के अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों का भी जिक्र है। ईरान से आए नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को बेरहमी से लूटा। वो अपने साथ कोहे नूर हीरा और मयूर सिंहासन भी ले गया। इस एक हमले ने मुगलों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने बचा खुचा खजाना भी खाली कर दिया। बिल्कुल। तो हमारे पास कमजोर बादशाह, लालची अमीर, एक दिवालिया अर्थव्यवस्था और एक बेकार सेना है। ये तो तबाही का पूरा नुस्खा लग रहा है। पर इतिहासकार इन सब में से सबसे बड़ी वजह किसे मानते हैं? क्या कोई एक जवाब है? नहीं, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जदुनाथ सरकार जैसे पुराने इतिहासकार औरंगजेब के कट्टर चरित्र और उसके नाकारा उत्तराधिकारियों को दोष देते हैं। अच्छा, वो इसे व्यक्तिगत विफलताओं की कहानी मानते हैं। और दूसरे नजरिए क्या है? सतीश चंद्र जैसे इतिहासकार कहते हैं कि असली जड़ जागीरदारी संकट था, मतलब एक आर्थिक समस्या। वहीं इरफान हबीब का तर्क है कि किसानों पर इतने ज्यादा टैक्स थे कि चारों तरफ विद्रोह होने लगे। और एक नजरिया क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का भी है। हाँ, मुजफ्फर आलम का। वो कहते हैं कि अवध और पंजाब जैसे सूबे आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली से आजादी की मांग शुरू कर दी। तो कोई एक जवाब नहीं है, ये कई सारी चीजों का मिला-जुला असर था। बिल्कुल। स्रोत का भी अंतिम निष्कर्ष यही है। हालांकि आर्थिक संकट को आमतौर पर स्वीकृत दृष्टिकोण माना जाता है, पर सच तो ये है कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जहां हर एक समस्या ने दूसरी को और बदतर बना दिया। एक बात और, साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी मुगल बादशाह के नाम का एक रुतबा बना रहा। ऐसा क्यों? ये बहुत दिलचस्प बात है। मुगल बादशाह का पद एक प्रतीक बन चुका था, एक ऐसी शक्ति का प्रतीक जो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ती थी। इसीलिए मराठों जैसी नई ताकतें भी अपनी हुकूमत को जायज ठहराने के लिए नाम के ही सही मुगल बादशाह से मंजूरी लेती थी। तो साम्राज्य भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उसकी छाया काफी लंबे समय तक बनी रही। एकदम। तो कुल मिलाकर मुगल साम्राज्य का अंत कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये दशकों तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी।
अंदर की सड़न का नतीजा जिसका बाहरी ताकतों ने बस फायदा उठाया। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जो नई ताकतें उभरी, उन्होंने हुकूमत चलाने के लिए मुगलों के ही तौर तरीके अपनाए। तो सवाल ये उठता है, क्या मुगल साम्राज्य सच में खत्म हो गया था या उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया था? क्या उसकी विरासत उन्हीं राज्यों में जिंदा रही जो उससे टूटकर अलग हुए थे?